नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 29 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप हमें इस वीडियो की PDF फाइल के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, भोपाल। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर में पहले भारत के फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, जहां पर फायर से संबंधित यानी कि कहीं दुर्घटना, आग से होने वाली दुर्घटना को किस तरीके से टैकल किया जा सके, उसको कैसे कम किया जा सके, उससे संबंधित चीज़ों की प्रदर्शनी की गई है, लगाया गया है, दिखाया गया है। और वहाँ पर लगातार अभ्यास भी होते रहते हैं कि किस तरीके से फायर या आग से होने वाली हानि को कम किया जा सके। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF द्वारा इसकी घोषणा की गई, यानी कि कौन सी रिपोर्ट की, विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो IMF किस प्रकार की रिपोर्ट जारी की है, इसने विश्व आउटलुक रिपोर्ट इसने जारी की है। और इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत वृद्धि दर को हासिल करने की घोषणा की गई है, कल्पना की गई है। इसी के साथ ही देखा जाए तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 5% की वृद्धि करेगी, इसमें भविष्यवाणी की गई है। और इसके साथ साथ 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8% रहने की भविष्यवाणी भी इसके अंतर्गत की गई है। किस रिपोर्ट में, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 में इसकी घोषणा की गई है। एक तरीके से भविष्यवाणी की जाती है इस रिपोर्ट में कि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रहेगी और इसके साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी। ये IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में जारी किया जाता है। इसी के साथ देखें तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। और IMF एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, जो कि USA में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है वॉशिंगटन DC। और इसमें अभी वर्तमान सदस्यों की संख्या 190 है। और इसका 190वां सदस्य देश कौन बना, इसका 190वां सदस्य देश अभी हाल ही में बना था, अंडोरा इसका अभी 190वां सदस्य देश बना। अंडोरा एक यूरोप का एक माइक्रो स्टेट है, एक बहुत ही छोटा देश है अंडोरा। यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही छोटा देश है, इसे माइक्रो स्टेट कहा जाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है अंडोरा। इसके साथ साथ IMF की जो जिम्मेदारी होती है वो देशों की जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक व्यापार सुविधाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट को, भुगतान संतुलन को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाए रखना है, इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और ये अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करता है, ये मुख्य रूप से संसाधनों के लिए विश्व बैंक पर निर्भर रहता है। जो इसके रिसोर्सेज होते हैं, जिस रिसोर्सेज से काम करता है वो विश्व बैंक के रिसोर्सेज के आधार पर काम करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही स्थित है, जो कि IMF के मुख्यालय के साथ ही है। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में की गई थी। और प्रारूप या एक कहा जाए वास्तविक रूप से, औपचारिक रूप से इन्होंने काम करना शुरू किया 1945 में। तो 1945 में IMF ने काम करना शुरू किया और इनकी जो स्थापना की गई वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में ही आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश विश्व युद्ध में तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनको फिर से एक बार आर्थिक रूप से खड़ा किया जा सके। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर रहा। तो भारत की स्थिति क्या रही है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। तो प्रथम
स्थान रहा, 5वां स्थान रहा, 7वां स्थान रहा या 10वां स्थान रहा। तो इसमें इसका आंसर होगा कि भारत का जो जोखिम सूचकांक है 2021, इसमें भारत का स्थान 7वां स्थान रहा है। और इसमें 25 जनवरी वॉन जर्मनी में स्थित जो एक पर्यावरण थिंक टैंक है जिसका नाम है जर्मन वॉच। क्या नाम है? जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच ने जारी की है क्या? वैश्विक जोखिम सूचकांक इंडेक्स जो है, यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 किसने जारी की है? जर्मन वॉच ने जारी की है, जो कि जर्मनी में स्थित है। और इसमें भारत का जो स्थान रहा वो 7वें स्थान पे रहा, यानी कि जो आपदाएं हैं, जलवायु से संबंधित जो जोखिम हैं, उन जोखिमों के मामले में भारत 7वें स्थान पर है विश्व में। यानी कि जलवायु परिवर्तन और जलवायु से संबंधित जो भी घटनाएं हैं या आपदाएं हैं, उसमें भारत पर विश्व में जो प्रभाव पड़ा है वो काफ़ी अधिक पड़ा है। और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो ये रिस्क जो है सबसे ज़्यादा मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे को है, यानी कि मोजाम्बिक पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे है, जिनमें जलवायु परिवर्तन को लेकर या जलवायु से होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात का आना, अधिक वर्षा का होना जिसकी वजह से बाढ़ इत्यादि का आना, उसका प्रभाव सबसे अधिक मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो 6वां स्थान जो है वो अफगानिस्तान का इसमें रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो मानसून की वर्षा है वो 1 महीना अधिक हुई, जिसकी वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिली। इसके साथ साथ उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इस वर्ष यानी कि 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, जिसमें 6 सबसे गंभीर थे और इसमें जो फानी चक्रवात था वो सबसे खराब चक्रवात था। चक्रवातों की स्थिति मुख्य रूप से अगर भारत में देखें तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2 रेखाओं के बीच में निर्भर आते हैं, मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ये साधारण से जो चक्रवात आते हैं वो अप्रैल और नवंबर के मध्य ये चक्रवात हमें हिंद महासागर में दिखाई देते हैं। इसके लिए अगर हम स्थिति को देखें तो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि देखें तो विश्व में जो चक्रवातों का वितरण है, चक्रवात हम हिंद महासागर में कहते हैं, जो कि भारतीय क्षेत्र में चक्रवात मुख्य रूप से कहा जाता है। इस क्षेत्र में हम चक्रवात बोलते हैं, नहीं तो इस जो उष्णकटिबंधीय समुद्री तूफान है जिसे हम अपने यहाँ चक्रवात बोलते हैं, हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, उसे जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिली के नाम से जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर में हरिकेन यानी कि ब्राज़ील और यहाँ अमेरिका के पास वाले जो क्षेत्र हैं, उत्तरी अमेरिका के पास वाले जो क्षेत्र हैं अमेरिका में, इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हरिकेन के नाम से अमेरिका के क्षेत्र में जाना जाता है, साइक्लोन भारतीय क्षेत्र में कहा जाता है, और बिली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच के क्षेत्र को कहा, वहाँ उन क्षेत्रों में कहा जाता है साइक्लोन को, चक्रवातों को। टाइफून कहा जाता है जापान में और दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून कहा जाता है चक्रवातों को। तो हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, और इसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा है। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जो चक्रवात हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इन चक्रवातों को बनने के लिए जो एक आदर्श स्थिति की ज़रूरत होती है, जो तापमान की ज़रूरत होती है, वो समुद्र तल पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए और एक ब्रॉड एरिया होना चाहिए, समुद्री एक बड़ा सतह होना चाहिए। और इसके साथ साथ आर्द्र उष्ण जो पवनें हैं उनका ऊपर की तरफ अपसरण भी होना आवश्यक होता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसके द्वारा प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड की घोषणा की गई? ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या युवा और खेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर
होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड के शुरुआत की अभी घोषणा की है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों यानी कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें दिया जाएगा। इसी के साथ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वैश्विक शासी निकाय है किसके लिए, क्रिकेट के लिए, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1909 में की गई थी, जिसकी स्थापना इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था आईसीसी का गठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अभी दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में है। यूएई के दुबई में इसका मुख्यालय किसका? आईसीसी का। और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक वैश्विक शासी निकाय है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन किसके द्वारा संबोधित किया गया? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, वेंकैया नायडू, नारायण दत्ता। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। और इस सम्मेलन में क्रिस्टल पुरस्कार जो जीता वो वास्तुकार आर्किटेक्चरर हैं सर डेविड एडजे और फोटोग्राफर हैं सेबेस्टियो सेल्डागो ने अभी इसका 27वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार जीता। क्रिस्टल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदान किया जाता है क्रिस्टल अवार्ड। और क्रिस्टल अवार्ड दो व्यक्तियों को मिला, एक फोटोग्राफर हैं और एक आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकार डेविड एडजे और फोटोग्राफर सेबेस्टियो सेल्डागो। इनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया। तो विश्व आर्थिक मंच की अभी जो वार्षिक बैठक होगी वो पहली बार सिंगापुर में होगी, नहीं तो इसकी बैठक सदैव दावोस में होती है, जो कि जहाँ पर इसका स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थित है स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी बैठक की जाती है। इसी के साथ देखें तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में क्लास श्वाब द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्लास श्वाब के द्वारा की गई थी। कब? 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कैलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? कैलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है। इसका जो आदर्श वाक्य है, दुनिया की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्धता, इसका आदर्श वाक्य है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे अधिक ऊंचाई पर कहाँ तिरंगा फहराया गया या राष्ट्र ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख से जो सांसद हैं अभी हमारे जामयांग शेरिंग नाग्याल ने राष्ट्र ध्वज को स्टैंगोडे टॉप पर समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्र ध्वज को फहराया है, यानी कि 4,571 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 4,571 मीटर की ऊंचाई पर राष्ट्र ध्वज को फहराया है। और उन्होंने राष्ट्र ध्वज को उच्चतम ऊंचाई पर और -35 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान पर फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ऊंचा झंडा जो है वो 360 फीट की ऊंचाई पर अटारी सीमा पर फहराया जाता है। कहाँ फहराया जाता है? अटारी सीमा पर सबसे ऊंचा झंडा। और ये जो अभी झंडा लद्दाख में फहराया गया है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर फहराया गया है। और सबसे ऊंचा झंडा जो है अभी कहाँ है? अटारी सीमा पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 360 फीट की ऊंचाई है। इसी के साथ देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में एक अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी होती है। और राष्ट्र ध्वज का अनुपात 2:3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2:3 इसका राष्ट्र ध्वज का अनुपात होना चाहिए। और इसके साथ राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया द्वारा राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था। और भारत ने पहला राष्ट्र ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया था। कहाँ फहराया था? पारसी बागान स्क्वायर में
कब फहराया था? 7 अगस्त 1906 में फहराया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य इसका उद्देश्य है। यानी कि पंख यानी पी का जो स्टैंड है वो प्रोटेक्शन से है, सुरक्षा से है। ए का जो उद्देश्य है वो अवेयरनेस यानी जागरूकता से है। एन न्यूट्रिशन यानी पोषण, के नॉलेज यानी कि ज्ञान और एच हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ये जो शब्द हैं पंख के ये इन सभी के लिए स्टैंड करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वर्तमान राजधानी इसकी भोपाल है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसकी अभी समीक्षा की गई 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपहार में देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है आपके पास वैक्सीन सहायता, वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन समर्थन या वैक्सीन उपहार। तो इसका आंसर होगा वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री नाम की पहल की शुरुआत की है भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके को गिफ्ट करने के लिए उपहार के रूप में देने के लिए। तो हाल ही में श्रीलंका और बहरीन को इस पहल के अंतर्गत जो है भारत ने कोविड-19 टीके प्रदान किए हैं, उपहार के रूप में दिए हैं। और इसके साथ साथ भारत द्वारा जो पड़ोसी देश हैं पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके गिफ्ट करने के लिए वैक्सीन मैत्री की पहल की गई है। तो किस पहल की गई, कौन सी पहल की गई है? वैक्सीन मैत्री की पहल की गई है, भारत सरकार ने की है। किस लिए? पड़ोसी देशों को वैक्सीन के टीके उपहार के रूप में देने के लिए। तो इस सहायता प्राप्त करने वाले अभी वर्तमान में जो देश हैं वो 7 देश हैं, जिसमें मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स मुख्य रूप से 7 देश हैं जिनको भारत ने इस पहल के अंतर्गत, किस पहल के अंतर्गत? वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत ये कोविड-19 की वैक्सीन को उपहार स्वरूप दिया है। तो अभी वर्तमान में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम जो कि 16 जनवरी 2021 को भारत में स्वीकृत किए गए और 2 स्वीकृत टीकों के आधार पर इसको शुरू किया गया। 2 टीकों को स्वीकृति भी प्रदान की गई भारत में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाई गई और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है, भारत में निर्मित वैक्सीन है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। कोविशील्ड का निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। उसका प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पूना में है, पूना महाराष्ट्र में है। और ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसके CEO कौन है? आधार पूनावाला इसके CEO हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 28 जनवरी। तो 28 जनवरी 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी रहे लाला लाजपत राय की 156वीं 156th जयंती मनाई गई और इन्हें देशभक्ति के लिए इन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब के खिताब भी दिया गया है। इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और उसके साथ साथ पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था और इन्हें त्रिमूर्ति के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। त्रिमूर्ति यानी कि लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, यानी कि पंजाब के लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पॉल इसमें शामिल होते हैं। लाल बाल पाल का जो अर्थ होता है वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल से लगाया जाता है। इसी के साथ देखा जाए तो इन तीनों ने देश की स्वतंत्रता के दिशा में मजबूत कदम उठाए और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन तीनों ने स्वदेशी आंदोलन को भी मजबूत करने के लिए देश भर को एकजुट किया। स्वदेशी आंदोलन
जो शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन कब किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। और 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसको मजबूती इन तीन नेताओं ने अपने अपने स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर फैलाई। इसके साथ ही लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए और फिर उसके बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। तो साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठीचार्ज हुआ और साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, जिसका विरोध इस कारणवश हो रहा था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। और इस कमीशन का जो उद्देश्य था, कार्य था, वो ये था कि 1919 में आए भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना था और उस समीक्षा में किसी तरीके से कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन भारत में बड़े पैमाने पर किया गया और उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे विरोध करने में। और फिर उसके बाद जिस भीड़ में वो शामिल थे उस पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में ये गंभीर रूप से लाला लाजपत राय जख्मी हुए। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पहली यंग रीडर्स वोट लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन है प्रयागराज, कोलकाता और साबरमती। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में यंग रीडर्स वोट लाइब्रेरी को शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल के परिवहन निगम ने पहली बार ऐसी कोई यंग रीडर्स वोट लाइब्रेरी लॉन्च की और इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया और इसे एक नाव पर लॉन्च किया गया, जो इस तरीके की प्रथम पहल है, देश में पहली पहल है। उसके साथ ही देखा जाए तो इस बोट को हुगली नदी पर चलाया जाएगा। ये लाइब्रेरी बोट किस पर चलेगी? हुगली नदी पर चलेगी। और इस लाइब्रेरी को अंग्रेजी और बंगाली में 500 किताबों को चुनने का विकल्प होगा इसमें बच्चों को इस लाइब्रेरी में। और ये बोट लाइब्रेरी लोगों को 3 घंटे की लंबी यात्रा प्रदान करेगी और इस लाइब्रेरी की यात्रा जो है मिलेनियम पार्क से शुरू होगी, जो कि कोलकाता में है। मुख्यमंत्री कोलकाता के वर्तमान में ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और राजधानी कोलकाता है। तो इसी के साथ चलते हैं, जो मुख्यमंत्री है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजधानी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने किसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है? यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभी एमएसपी में जो बढ़ोतरी की है वो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने जो बढ़ोतरी की है वो किस में की है? कपास, गन्ना, कोपरा या सोयाबीन के में की है। तो इसका आंसर होगा कोपरा में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने अभी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कोपरा यानी कि नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभी बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी एक कृषि उत्पाद का मूल्य है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस मूल्य पर सरकार सीधे किसानों से वस्तुओं की खरीद करती है और एमएसपी किसान को उनकी फसल की एक न्यूनतम लाभ प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करती है कि जो एमएसपी तय किया गया है उस एमएसपी पर, यानी कि मिनिमम जो रेट होगा उस फसल का वो उतना ही होगा, उससे कम उस फसल का रेट नहीं होगा। वो एमएसपी है। एक तरीके से किसानों को उनके अनाज पर, उस अनाज के मूल्य पर या उस वस्तु के मूल्य पर, कृषि उत्पाद के मूल्य पर एक सुरक्षा प्रदान की गई है कि इससे न्यूनतम रेट पर नहीं मिलेगा, ताकि किसानों को उनका जो लागत है वो मिल सके। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो निर्धारित करता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर एक जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स है, वो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर
उसे तय करती है? किसकी सिफारिशों पर तय करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय करती है। और घोषणा कौन करती है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और इसके साथ देखें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की जो सिफारिशों का आधार होता है वो उत्पादन की, वो जो वस्तुएं हैं उसकी मांग कितनी है, उत्पादन कितना है और सप्लाई कितनी है बाज़ार में, इसके साथ साथ उसके मूल्य में कितना बाज़ार में उतार चढ़ाव हो रहा है, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या मूल्य है उसका, और कृषि की जो मजदूरी दर है, किसान की जो अपनी लागत लगी है उसका उसके आधार पर जो है इसकी कीमत निर्धारित की जाती है। तो वर्तमान में देखें तो देश में 23 वस्तुओं को कवर किया गया है एमएसपी के अंतर्गत, जिसमें अनाज में देखें तो ये महत्वपूर्ण एरिया है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि कई बार प्रश्न इस प्रकार उठते हैं कि इनमें से कौन एमएसपी के दायरे में नहीं आता है या किसके ऊपर एमएसपी लागू नहीं होती है, ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। तो अनाज में धान, मक्का, गेहूं, जौ, मोती, बाजरा और रागी आते हैं। दलहन में चना, मूंग, तुअर, उड़द और मसूर की दालें आती हैं। और इसके साथ तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, नाइजर सीड आते हैं। और व्यावसायिक फसलों में अगर देखें तो कोपरा, कपास, गन्ना और कच्ची जूट पर एमएसपी तय की जाती है। तो इन चीज़ों पर एमएसपी तय की जाती है। टोटल ये जो चीज़ें हैं इन पर क्या तय की जाती है? एमएसपी तय की जाती है। और एमएसपी कौन तय करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। और किसके सिफारिश पर तय करती है? इसके लिए एक आयोग है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये अपने सिफारिशें देती हैं कुछ आधारों पर कि कितना खर्चा हुआ है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके सामने कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 80। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न पीछे अब तक के जो हमारे वीडियो आए हैं उनमें से ही पूछे गए हैं, जो कि कुछ दिन पहले के ही प्रश्न हैं ये। और अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, उसी के आधार पर जो करंट अफेयर्स हमने अपने वीडियो में दिया था, उसी वीडियो से ये प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर और उसके साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और एक्सप्लेनेशन पूरा सुनिए वीडियो का। धन्यवाद।